हेलो एवरीवन, मेरा नाम शांभवी है और आज मैं आप सबको मैथिली शरण गुप्त की ये प्रसिद्ध कविता माँ का एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और उसके बारे में बताऊँगी। यह यशोधरा से ली गई है और ये क्लास 7 मल्हार की पुस्तक की पहला पार्ट है जिसका नाम है माँ का एक कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कविता का नाम माँ का एक कहानी है। फिर कवि परिचय। हमें याद रखना चाहिए, हमें कवि के बारे में पहले समझना चाहिए। ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। ये एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे और इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी माना गया था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में अब कहाँ, झांसी के ज़िले में कहाँ, चीर गाँव में हुआ था। ठीक है, ये 15-16 की वर्ष में ही कविता लिखना शुरू कर दिए थे, लेकिन पहले वो ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन फिर वो हिंदी में लिखने लगे। जो इनकी हिंदी की कविता होती थी वो बहुत सरल होती थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाई। तो जब हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश का हमारे इंडिया पे कब्ज़ा था पहले, तो उस समय जब इंडिया डिमांड कर रहा था फ्रीडम के लिए, उस समय ये मैथिली शरण गुप्त कविता लिखते थे और उनकी कविता मतलब इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल होती थी कि लोगों में देश प्रेम आ जाता था। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएँ उन्होंने और भी लिखा है, जैसे साकेत, भारत भारती और यशोधरा। अब यशोधरा बहुत फेमस है। ठीक है, उनकी कविताओं में भारत की संस्कृत इतिहास और धर्म का झलक किया है। ये जो था कविता, इसमें पूछेगा तो क्या कर ये मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में क्या सबसे ज़्यादा आता था, तो याद रखेगा भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाता था, इतिहास और धर्म का झलक कराया जाता था। चलिए नेक्स्ट पेज में। तो अब मुख्य विषय। अब ये मुख्य विषय हो गया कि क्या इसमें क्या क्या चीज़ था। तो 3 मेन चीज़ बताया गया है इसमें: करुणा, न्याय और नैतिकता। अब देखो करुणा क्या, कविता में घायल हंस के प्रति दया और करुणा का भाव दिखाया गया है। अब क्या है इसका मतलब कि हम सब लोग जानते हैं, मैंने पिछले बार में मैंने वीडियो में बताया था। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कविता है इसमें करुणा कैसे, जब वो जब गार्डन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा था, अचानक से जो सिद्धार्थ जब वहाँ पे भ्रमण कर रहे थे, हंस नीचे गिरा और यह देख के क्या हुआ, करुणा भरी कहानी सैड कहानी बन गई। और फिर न्याय, निर्दोष प्राणी की रक्षा और न्याय के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें ये भी बताया गया था लास्ट लाइन में, रक्षक भक्षक से ऊपर होता है, तो वही है ये न्याय। और नैतिकता, बच्चों को सही गलत की समझ। अब माँ ने खुद क्यों नहीं बताया कि किसको जीतना चाहिए। उसकी जो माँ है यशोधरा, राहुल की माँ, उन्हें वो दिखाना चाहती थी कि वो ये आजमाना चाहती थी एक्चुअली में कि उनका बेटा असल में अच्छा डिसीजन ले सकता है कि नहीं। तो वही बताया जा रहा है। कविता माँ का एक कहानी का मुख्य विषय है करुणा, न्याय और नैतिकता। यहाँ माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद के माध्यम से एक कहानी प्रस्तुत करी है, जिसमें एक घायल हंस की रक्षा को लेकर करुणा और हिंसा के बीच टकराव दिखाया गया है। कविता बच्चों को सही गलत के समझ विकसित करने और दया व न्याय के महत्व को समझाने के लिए। अब ये क्या है, ये करुणा, न्याय और नैतिकता में है। इसमें क्या बताया गया, यशोधरा और राहुल के बीच में संवाद, जिसमें माँ ये आजमाना चाहती थी कि उनका बच्चा बड़े होकर सही डिसीजन ले सकता है क्या। और ये भी बताया गया कि घायल अंश की रक्षा करना हम लोग को, निर्दोष की रक्षा करना हमारा धर्म है, और यही सब बताया गया है। और ये भी दिखाना चाह रहा है कि माँ देखना चाहती थी कि बच्चा सही और गलत डिसीजन में क्या लेता है। अब कविता का सार, ये बहुत इजी है, आप लोग को आराम से लर्न हो जाएगा। माँ बेटे का संवाद है ये, ठीक है, ये याद रखना। राहुल माँ यशोधरा से कहानी सुनने की ज़िद करता है। फिर घायल हंस की कहानी है ये, ठीक है। माँ राहुल को उनके पिता सिद्धार्थ, अब सिद्धार्थ कौन थे, तो वो गौतम बुद्ध थे, द्वारा घायल हंस के बीच बचाने की कहानी सुनाते हैं। और न्याय और निर्णय और करुणा का संदेश। यहाँ माँ यशोधरा और उनके बेटे के बीच की कहानी है। राहुल माँ से कहानी सुनने की क्या करता है, ज़िद करता है।
माँ उसे एक खास कहानी सुनाती है जिसमें राहुल के पिता सिद्धार्थ एक घायल हंस को बचाते हैं। एक शिकारी हंस को लेना जाता है, लेकिन सिद्धार्थ उसे बचाने का क्या लेते हैं कि ठान लेते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है जैसे सपोज एक शिकारी है, ठीक है, जिसने हंस को मारा। अब क्या कहते हैं, सिद्धार्थ जो पिता हैं वो चाहते हैं कि वो हंस रख ले और उसको ठीक करके वापस छोड़ दे, लेकिन क्या कहते हैं जो आखेटक है वो बोल रहा था नहीं, ये हंस पे मेरा तीर लगा है तो ये मेरा ही होगा, ये मेरा हंस है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। फिर इसमें ये भी बताया गया कि निर्दोष को मारता है उसे रोकना चाहिए और जो बचाता है उनकी मदद करनी चाहिए, मतलब हम लोग को अच्छे का साथ देना चाहिए और बुरे का नहीं। ये कविता हमें दया, ठीक है, क्या क्या दिखाता है, दया, करुणा और सही फैसला लेने की सीख देता है। यहाँ हमने बताती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है। पहला प्रसंग में था माँ का एक कहानी बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, और समझिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि राहुल जो पुत्र थे वो जिद करते हैं कि माँ मुझे कृपया एक कहानी सुना दो। तो उसमें माँ ने प्यार से बोला कि बेटा तो मुझे अपनी नानी समझ के रखो है जो मैंने सुनाऊँ। अब यहाँ पे नानी ही क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि अक्सर हमें बूढ़े बुजुर्ग ही कहानी सुनाते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा हमारी नानियाँ सुनाती हैं, इस वजह से। तो ये तो बहुत सिंपल था, हम आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट दूसरा प्रसंग, राहुल की जिद, ठीक है। और दूसरा प्रसंग में राहुल जिद करता है कि कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। अब इसको भी छोड़ दो। पहली बात, हम लोग का मेन चीज़ है कि ये मतलब बेसिक चीज़ है, तुम लोग को भी पता ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि पहली बात चेटी क्या होता है। अब हम सबको पता है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध और जब वो संन्यास नहीं लिए थे तो उस समय वो बड़े से महल में रहते थे अपने परिवार के साथ। तो उस जैसे यहाँ पे मुकेश अंबानी, उसके पास कितने सारे नौकर हैं, वैसे ही उस समय इतने बड़े घर जो महल है उसको संभालने के लिए बहुत सारे नौकर थे। और चेटी का यानी दासी या सेविका, दासी या सेविका में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब राहुल ये कह रहे हैं हमारी दासिया ये कहती है कि तुम जो माँ हो मेरी वो नानी की बेटी, अब नानी की बेटी तो अक्सर माँ ही होगी, ठीक है। तो वो बोलते कि तुम कहती है मुझसे यह चेटी, मुझसे ये दासियाँ कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, माँ तुम मुझे लेट के ही सुनाओ, लेकिन सुनाओ ना राजा था या रानी, या राजा था या रानी। तो उस माँ का एक कहानी, तो उसमें वो यह कहते हैं कि जिद करने लगते हैं कि माँ मुझे चेटिया तो ये बोलती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, तो तुम्हारा तो फ़र्ज़ है। तो यहाँ नानी की बेटी इसलिए बोला गया है क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि तुम जब मेरी नानी की बेटी हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ है मुझे क्या कहते हैं कहानी सुनाना। फिर वो बोलते हैं, वो जैसे बेड पे बैठी थी तो बोली थी माँ तुम्हें बैठने की ज़रूरत नहीं है, तुम लेट के ही सुनाओ। और फिर वो बोलने लगते राजा था या रानी, राजा था या रानी, मतलब अब वो जिद करने लगते कि बताओ राजा था या रानी। और राजा था या रानी ही बोले क्योंकि अक्सर कहानी यही होती है कि राजा एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, वैसे टाइप का, ठीक है। तीसरा प्रश्न, उपवन का वर्णन, वही मतलब कैरेक्टरिस्टिक। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात ब्राह्मण करते थे तेरे, जहाँ सूर भी मन मारे। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि तुम क्या कहते हैं राहुल को माँ बोल रही है कि राहुल तुम बहुत ज़िद्दी हो, हटी मानधन मतलब बहुत ज़िद्दी हो। तो सुनो, उपवन में बहुत सुबह, ठीक है, तुम्हारे जो पिताश्री थे वो भ्रमण करते थे, वो घूमते थे, ठीक है, जहाँ सूरभि मनमानी, जहाँ शीतल हवा थी, ठीक है। तो उसको देख के वो बोलते हैं, राहुल बोलते हैं कि जहाँ सूरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, मतलब राहुल खुश होकर बोलते जहाँ सूरभि मनमानी है, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है, ठीक है। अब नेक्स्ट,
पांचवा प्रसंग में वन वन के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्की झोंकों हिले मिले थे, लहराता था पानी। अब इसमें माँ बताती हैं, वर्णन करती हैं कि वो जो जगह थी उधर रंग बिरंगे फूल खिले थे। मतलब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये लोटस है, ये अलग प्रकार का है, वैसे ही मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के और सुंदर फूल खिले थे। ठीक है, और वहाँ का जो पानी था वो लहराता था। तो उसको देख के राहुल बोलते हैं, लहराता था पानी? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है, बताओ ना आगे क्या हुआ, वैसे टाइप का। ठीक है, अब आगे छठा प्रश्न में उन्होंने बोला कि लहराता था पानी? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनना है। तो वही बोल रहे हैं, राहुल प्रसंग होकर कहते हैं कि हाँ माँ, यही कहानी सुनाते रहो हम, मुझे इसमें पानी लहर रहा है। ठीक है, अब सातवां प्रसंग में माँ बताती है कि वहाँ पक्षी मीठे मीठे स्वर से गा रहे थे। तभी अचानक, तो इसमें क्या हुआ, जैसे मोर बहुत सुंदर गा रहे हैं, आप अपने आप को इमेजिन करो आँख बंद करके, आप एक जगह जा रहे हो जहाँ अलग अलग प्रकार के फूल खिले हुए हैं, पानी लहरा रहा है, शीतल हवा, आपको कितना अच्छा लगेगा। और वहाँ पे क्या कहते हैं, जो मोर है वो क्या कहते हैं, मोर, कोयल, सब लोग डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लेकिन अचानक से तब वहीं से एक हंस नीचे गिर गया। आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा, अचानक से आप शॉक में आओगे। तो वही हुआ था सिद्धार्थ के साथ, अचानक से वहाँ पे हंस नीचे गिरा। ठीक है, इसलिए बोला गया सहसा एक हंस ऊपर से, हुई पक्ष की हानि। अब माँ बताती हैं कि वो जैसे ही गिरा तो जो पक्षी था उसको चोट लगी हुई थी। तो उसमें वो क्या कहते हैं, राहुल कहते हैं पक्ष की हानि हो गई, ये तो बहुत सैड स्टोरी है, बहुत करुणा भरी कहानी है। फिर 9वां प्रसंग में बोलते हैं, हंस का उदाहरण देते हैं, चौंके उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। शिकारी अपने शिकार पर अधिकार जताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो देखे सिद्धार्थ, वो दौड़े दौड़े उधर गए और उन्होंने वो पक्षी मतलब हंस को अपने हाथों में उठा लिया। और जैसे ही उसने उठाया, ऐसा लगा जैसे कि उस पक्षी को मतलब हंस को नया जीवन सा मिल गया है। लेकिन अचानक से वहाँ पे आखेटक आ गया, मतलब वहाँ पे उसका शिकारी आ गया और वो बोला कि ये सुनो, सिद्धार्थ को बोला कि सुनो, ये हंस मुझे दे दो। अब सिद्धार्थ ने बोला मैं नहीं दूंगा, ये पक्ष को चोट लगी है, मैं इसे ठीक करूंगा और उसके बाद इसको हवा में वापस छोड़ दूंगा। ठीक है, तो वो जो आखेटक थे वो बोल रहे थे कि नहीं, ये चुपचाप मुझे दे दो। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने बताया कि ये जो हंस है इस पे मैंने तीर लगाया है, तो ये जो हंस पे मैंने तीर लगाया है, ये तीर तो मेरा है, इसका मतलब ये जो हंस है ये मेरा ही है, तो मुझे दे दो। तो राहुल की क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा। ठीक है, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब लक्ष्य सिद्धि का मानी में ये बताया जा रहा है कि राहुल कहते हैं कि यह कहानी तो कोमल भावनाओं और कठोर वास्तविक से भरी हुई है। अब देखो कोमल, अब इसमें कोमल बोला जा रहा है गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ को, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उसे बचा ले, मतलब वो बहुत सॉफ्ट नेचर के। और कठोर, यहाँ पे आखेटक दासी को बोला जा रहा है कि आखेटक उसको बोला जा रहा है, शिकारी को बोला जा रहा है कि नहीं, और शिकारी चाहते थे कि वो उस हंस को ले ले, क्योंकि उस पर उसी ने तीर मारा है। तो ये दोनों के बीच में बताया जा रहा है कि कोमल कठिन कहानी, कोमल मतलब सिद्धार्थ और कठिन मतलब शिकारी की कहानी। ठीक है, अब 11वां प्रसंग, मांगा उसने आहट पक्षी, तेरे तात मगर थे रक्षी। ठीक है, तो अब इसमें बोला गया कि आखेटक ने बोला कि मुझे ये आहट पक्षी दे दो, मतलब हंस दे दो, लेकिन तुम्हारे जो पिता सिद्धार्थ थे वो तो रक्षी थे, उनमें तो हम लोग जानते हैं ना गौतम बुद्ध में कितना प्यार और प्रेम का मतलब भावना झोंका हुआ है। तो उन्होंने वही कहा कि लेकिन तुम्हारे पिताश्री जो थे वो तो रक्षी थे, वो तो क्या कहते हैं सबकी रक्षा करते थे, वो तो दया नेचर के थे, तो उन्होंने नहीं दिया। तब उसने जो था खगपक्षी हट करने की ठानी। ठीक है, तो शिकारी घायल हंस को मांगता है, लेकिन राहुल के पिता तो उसकी रक्षा करने को तैयार थे, तो नहीं दिया। तो शिकारी जिद पर अड़ गया। ठीक है, कि नहीं मुझे दो, वैसे जिद्दी। ठीक है, तो अब राहुल उस क्या था, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। ठीक है, तो राहुल ने बोला कि हट करने की ठानी,
तो फिर वो बोले, वो जैसे ही क्वेश्चन जो आंटी ने बोला, ठीक है, मतलब उसकी माँ ने बोला, उस पर ही उसने बोला कि हट करने की ठानी, ठीक है, तो चौंक गए। और फिर उसकी माँ ने बोला कि अब बढ़ चली कहानी। जैसे ही उन्होंने बोला कि हट करने की ठानी, तो माँ ने तुरंत बोला कि अब बढ़ चली है कहानी, ठीक है। अब हुआ विवाद संदेह निर्णय में, उभय आग्रही थे स्व विस्मय में, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अब विवाद बहुत बढ़ चला, ठीक है। आखेटक और क्या कहते हैं गौतम बुद्ध में बहुत बड़ा मतलब विवाद होने लगा। तो वो लोग न्यायालय में चले गए, ठीक है, जहाँ सबने सुना और जाना, ठीक है। मतलब न्यायालय उस समय जैसे यहाँ का कोर्ट है, वैसे ही उसमें राजा बैठे रहते थे और मंत्री, और सब लोगों ने मिल के ये सुना कि क्या हुआ है, ठीक है। मतलब सब लोग तो ऑब्वियसली सुनेंगे पहले दोनों तरफ की स्टोरी, तभी समझ पाएंगे ना, जैसे कोर्ट में होता है। तो उन्होंने दोनों की बात सुनी, ठीक है। और उसके बाद उसने माँ ने तुरंत बोला सुनी सभी ने जानी, मतलब राहुल ने बोला कि सुनी सबने जानी। फिर माँ क्या कहते हैं उसकी माँ ने बोला व्यापक हुई कहानी, मतलब बढ़ चली कहानी, ठीक है। माँ का प्रश्न आया कि राहुल अब तुम निर्णय करो, न्याय पक्ष तुम किसका लेते हो, क्या। फिर उन्होंने बोला बिना किसी डर के बोलो किसका जय होगा, मतलब कौन जीतेगा। तो फिर उसने माँ ने लास्ट में बोला चलो मैं भी तुम्हारी बानी सुन लेती हूँ, तुम्हारी बात सुन लेती हूँ। तो फिर पहले तो राहुल थोड़े डर गए और उन्होंने बोला माँ मेरी क्या बानी रहेगी, मैं तो सुन रहा था कहानी, मतलब माँ मैं क्या बोलूँ इस पर, मैं तो बस कहानी सुन रहा था ना, मैं क्या करूँ इसमें। तो फिर उसने क्या कहते हैं निर्दोष की रक्षा। अब 17वां प्रश्न में बोली कि कोई निरपराध, फिर राहुल ने खुद ही बोल दिया कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी। तो उन्होंने कहा कि कोई मतलब निरपराध, इसमें कौन है, हंस। तो अब कोई किसी इनोसेंट को मारेगा तो बाकी लोग उसको क्यों उबारेंगे, क्यों उसको इनकरेज करेंगे। मतलब अगर आप इनोसेंट है और आपको कोई मारेगा तो आपकी सब लोग उसका क्यों तारीफ करेगा कि आप जैसे इनोसेंट को क्यों मार दिया। तो उसके बाद उसने ये लाइन दी जो बहुत इफ़ेक्टिव थी कि रक्षक पर भक्षक को वारे, मतलब रक्षक हमेशा भक्षक से ऊपर रहता है। अब इसमें रक्षक हो गया जो किसी को प्रोटेक्ट करेगा और भक्षक जो मारेगा। जैसे आप इनोसेंट और मैंने आपको मार दिया तो अब आप भक्षक हो गए, ठीक है, और मैं रक्षक हो गई। लेकिन अगर वो भक्षक हो गया जो आपको मार दिया, ठीक है, मतलब के लिए, भले आप इनोसेंट थे, लेकिन अगर मैं आपको बचाऊंगी तो मैं रक्षक हो गई, और रक्षक हमेशा भक्षक से ऊपर रहता है। तो उसमें यही समझाया जा रहा है कि अगर कोई निर्दोष को मारता है तो उसकी रक्षा करना चाहिए और हमें उसका दूसरे का साइड नहीं लेना चाहिए। और फिर लास्ट में ये बोला जा रहा है कि न्याय जो होता है वो हमेशा दया का दानी होता है, दया की सेवा करता है। ये लाइन का मतलब याद रखना कि रक्षक पर भक्षक को वारे। अब यहाँ पे रक्षक सिद्धार्थ हो गए और आखेटक हो गए भक्षक। मतलब अब सिद्धार्थ प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो जो सिद्धार्थ है वो हमेशा शिकारी से ऊपर रहेंगे। ये लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। अगर आपका कोई दोस्त आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरा वाला आपके बारे में फेक न्यूज़ फैला रहा है, तो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है वो हमेशा ऊपर रहेगा जो आपको मारा है उससे, ठीक है। अब न्याय दया का दानी है। अब ये बताया जा रहा है जो न्याय होता है वो हमेशा दया को रखता है, ठीक है, मतलब सबके साथ प्यार और स्नेह से रहता है। अब लास्ट में था कि न्याय दया का दानी। तो माँ ने अब पहली बार बोला कि न्याय दया का दानी होता है, तूने गुनी कहानी। मतलब अब माँ खुश होकर कहती हैं कि राहुल ने सही समझा और उसने इस करुणामयी कहानी को क्या कहते हैं गुण अर्थ जान लिया। अब माँ इतनी खुश हो गई कि फाइनली, मतलब वो चेक करना चाहती थी कि उनका बेटा बड़े होकर सही निर्णय ले पाएगा, और जब उन्होंने सुना राहुल की बात सुनी और समझी, तब उन्हें पता चला कि राहुल हमेशा सही निर्णय लेगा। अब कविता से क्या शिक्षा मिलती है? पहली, माँ बेटे का संवाद। तो इसमें हम लोग संवाद टाइप का है लेकिन पोम में, ठीक है, मतलब माँ ने पहले पूछा फिर बेटे ने बताया, लेकिन पोम फॉर्मेट में, ठीक है, पहली हो गई। फिर नैतिक शिक्षा, यह बच्चों को नैतिकता और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। मतलब हमें हमेशा सही निर्णय लेनी चाहिए। प्रकृति और मूल्य, ठीक है, कविता प्रकृति की खूबसूरती और अच्छे मूल्यों को मिलाकर हमें बहुत कुछ सिखाता है। मतलब प्रकृति की सुंदरता और वो सब बताते हैं, ठीक है। अब सरल भाषा और गहरे विचार,
मैथिली शरण गुप्त के बारे में अब ये थोड़ा सा बताया जा रहा है इसमें भी कि मैथिली शरण गुप्त जो है ये यह रचना सरल भाषा में गहरे विचार लाते हैं। जैसे हमने सुना, जैसे ही मैंने आपको बोला रक्षक पर भक्षक को वारे, अब कितना मतलब 4 लाइन होगा रक्षक भक्षक को वारे, ठीक है। तो इतने छोटे लाइन में भी इतना बड़ा मतलब निकला है, ये हम लोग के लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। मतलब मैथिली शरण गुप्त की आप लोग समझो कितने वो चालाक और समझदार थे कि वो छोटे से लाइन से भी इतना बड़ा मतलब निकाल देते थे जो कोई सोच ना सके, ठीक है। जैसे हमारी ये छोटे से लाइन में कितना बड़ा मतलब निकला जो हमारी ज़िंदगी पे भी इम्प्लीमेंट करता है, ये छोटा सा 4 लाइन जो हमारी ज़िंदगी ठीक कर सकता है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट। और आप लोग बहुत अच्छे हो जो आपने पूरी कविता इतने मन लगा के सुनी है, सो थैंक यू अ लॉट, ठीक है। एंड एट द सी यू टुमारो, ठीक है, बाय बाय। ओके, तो अब हमने ये कविता को तो बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब कल के वीडियो में हम लोग एक और काम करेंगे। अब दूसरा काम क्या करने वाले हैं कोई सोच सकता है, तो हम लोग कल ये जो NCERT की कविता है इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, तो मीट यू टुमारो, टिल देन बाय बाय, और पढ़ना मत भूलना, बाय बाय।